आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। तो कैसे रिवर्स का रिवाइवल हो, कैसे रिजुवनेट की जाए हमारी नदियां, नदियों पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से पानी की जो हमारे रिवर्स हैं, हमारी देश भर में जो नदियां हैं, उनकी पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। किस तरह की होलिस्टिक पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि रिवर्स का रिवाइवल हो चुके, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो राज्य है उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि रिवर को संभालने की, उनको संजोने की, उनका संरक्षण करने की। इसमें कई पहलू हैं कि भारत में जो रिवर के स्ट्रेचेस हैं, वो जो मॉनिटर हमारे पास इस समय रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन 1822 है, उससे भी ज्यादा है। पॉन्ड्स और लेक को भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसी वजह से हम पता लगा पाते हैं कि हमारे रिवर्स के जो स्ट्रेचेस हैं, करीब ये कहा जा रहा है कि 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं, मतलब कि ऐसे हिस्से हैं नदियों के 350 से ज्यादा जो कि पोल्यूटेड है। और बहुत करीब करीब ये भी कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा ऐसे हिस्से जो बहुत बुरी तरह पोल्यूटेड है। इसकी वजह क्या है? क्या हमारी सरकारें, प्रशासन, राज्य सरकारें नाकाम रही अनट्रीटेड वाटर को अपनी नदियों में डाल रहे हैं? क्या ये एक बड़ी वजह है कि हम उसको नहीं रोक पाए कि अनट्रीटेड वाटर रिवर्स में ना जाए, हमारी नदियों में ना जाए? कहाँ समस्याएं हैं, पॉलिसी लेवल पर क्या चैलेंजेस हैं? इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, राजगीर से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं सोमनाथ बंदोपाध्याय। प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, गुड इवनिंग पूर्णिमा जी। जी, हैप्पी टू बी हियर। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। प्रोफेसर सोमनाथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब रिवर्स के रिवाइवल की, उसके रिजुवनेशन की बात आती है तो समस्या कहाँ आप देखते हैं? एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम रिवाइवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हम मान के चल रहे हैं कि आज की जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति है। जी। तो ये स्थिति कैसे पैदा हुई, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेने की जरूरत है। और जब हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो कई सारे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन जिसे हम एक कुछ हिस्सों में बांटना चाहेंगे कि व्हाट आर रिवर्स, नदियां है क्या, नदियां को हम किस नजरिए से देखते हैं। नदियां क्या महज एक नाला है जिसमें से पानी बहती है, या उससे ज्यादा आगे कुछ है? अब जब हम इसके बारे में सोचते हैं तब हमें इसके साथ जो जुड़ा हुआ पहलू है वो आ जाती है। वो है कि ये एक इकोसिस्टम है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो अपने आप में एक उसकी जो एक सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हैं उसके अंदर है, जो लाइफ को इसमें पाल सकता है। कि इसमें सिर्फ पानी तो नहीं है, गंदा हो या साफ हो, हमें तो सिर्फ पानी दिखती है नदी में, लेकिन आगे चल के हमें यह जानना जरूरी है कि पानी के अलावा और क्या है इसके साथ। तो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें बहुत बड़ा मुख्य एक चीज है, वो है सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स जो है वो बाकी के जो यूरोपियन और अमेरिकन नदियों की तुलना में हमारी यहाँ की जो नदियाँ की सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए सिर्फ एशिया से लगभग 80% से ज्यादा सेडिमेंट्स रिवर्स के समुद्र की तरफ जाती है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि ये सारे नदियां हिमालय से निकल के आती है, और हिमालय जो है वो लगभग 200-250 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र की एक बेड हुआ करता था। सो ये अनकंसोलिडेटेड माउंटेन रेंज है जहां से ये जो नदियां निकल के आती है उसके साथ सिर्फ पानी तो नहीं, उसके साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स धुल के आते हैं। और यही कारण है कि जब ये सेडिमेंट्स पहाड़ी इलाके से उतर के हमारे प्लेन्स में आती है तो ये फ्लड प्लेन्स बनाती है। और ये फ्लड प्लेन्स इतनी नरिशिंग है, इतनी फर्टिलाइज्ड है, तभी यहाँ पे जो सिविलाइजेशंस कह लीजिए, जो गैंजेटिक सिविलाइजेशंस हैं, इंडस सिविलाइजेशंस हैं, या कि
यांगसी सिविलाइजेशंस हैं, ये सारी सिविलाइजेशंस के कारण यही है कि ये एक फर्टिलाइजर के रूप में हमारे यहाँ पहुंचती है, और यही फर्टिलाइजर एवरी ईयर रिन्यूड होती है। तो हम जब देखते हैं कि पानी बह के आ रही है, ये सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ सेडिमेंट्स है, और ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन वाटर एंड सेडिमेंट्स, इसके कारण इसके अंदर प्लैंकटन हो, बेंथोस हो, प्लैंकटन मतलब जो भी लाइफ फॉर्म्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, या बेंथोस है जो पानी के नीचे जमीन पर रहते हैं, या उसी के कारण फिश आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सारी चीजें एक लाइफ सिस्टम के निर्माण करती है, और ये लाइफ सिस्टम हम नहीं देख पाते, हम सिर्फ देखते हैं इसमें पानी। अब जब हम इसमें सिर्फ पानी देखते हैं तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पानी के तीन पहलू है कि पानी, एक तो हम जो साफ साफ देखते हैं वो है कि ऊपर से नीचे तक पानी बहती है, कि पहाड़ी इलाके से समुद्र तक पानी बहती है, ये हमें साफ दिखती है। और इसी कारण ज्यादातर लोग जो सोचते हैं कि इस पानी को किस तरह से रोका जाए, रोक के हम उसमें से पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी कारण से हम बांध लगाए जाते हैं, कि बांध के कारण यही होती है कि हम पानी को किस तरह से ज्यादा समय तक रोक सकते हैं। अब ये एक डायमेंशन है पानी की, वाटर की फ्लो की, और ये वाटर फ्लो हम रोकने की कोशिश करते हैं थ्रू डैम्स, और ये काम हमने काफी समय से किया है, बट दैट इज नॉट द मेजर, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। बट इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है और भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी धीरे धीरे और समझ में आ रहा है हमारे। एक कि ये जो नदी है, वो नदी के विस्तार कितनी है, वो एक अभी जिसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, अगर आप बरसात के समय देखें तो नदी कम से कम 1 किलोमीटर चौड़ा होगी अपनी मिडिल स्ट्रेचेस में, कई जगह पे हमारे यहाँ पे बिहार के एरिया में तो काफी चौड़ा है। तो एक अगर ब्रिज बनानी हो तो बहुत लंबा ब्रिज बनाना पड़ता है। तो दैट इज द विड्थ ऑफ अ रिवर। और यही रिवर अगर हम समर्स में देखें तो बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये सारा जमीन जो है ये तो बेकार का है, तो इसमें हम खेती भी कर सकते हैं, इसमें धीरे धीरे बस्ती भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो बस्तियां और घना होता जाता है, और हमारे सिटी या अर्बनाइजेशन भी हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो है वो नदी किनारे ही बसी हुई है, और वो एकदम से नदी से सटा हुआ है। तो ये जो है वो नदी को रोकती है साइडवेज फैलने में। तो नदी ना आगे बढ़ सकती है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स, नदी ना साइडवेज फैल सकती है बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एम्बैंकमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड। और ये एम्बैंकमेंट्स हो कई जगह पे तो घाट्स है, पुराने जमाने में घाट्स हुआ करता था, लेकिन वो छोटे छोटे इलाके में थे। अभी ये काफी व्यापक स्तर पे हो रहा है कि हम एम्बैंकमेंट्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जमीन चाहिए, और वी कैन नॉट अलाउ द रिवर टू स्वेल दैट मच, बट दैट इज अ नेचुरल थिंग। ये स्वेलिंग नहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। सो रिवर कैन नॉट रियली मूव, ये रिवर इज अ कंस्ट्रेंड राइट नाउ। सो दैट इज द नंबर 2. Number 3 is something that we are yet to understand, which is the increased extraction of groundwater. बहुत जमीन के नीचे से जब हम पानी निकालते हैं तो वो पानी कहाँ से आती है? वो सरफेस वाटर ही है जो जमीन के अंदर जाती है, और वही पानी हम जब नीचे से निकाल देते हैं तो क्या होती है, एक हाइड्रोलिक सक्शन टाइप बन जाता है कि हम नदी से ही पानी निकाल के, वो सीधे नदी से नहीं निकाल के हम बगल से सारे फ्लड प्लेन में बहुत सारे बोरवेल्स लगा के उसमें से पानी खींच रहे हैं। तो इसी कारण देखा जाए जितनी वेटलैंड्स हैं, जितनी सारे फ्लड प्लेन के ऊपर पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, ये सारे सूखते चले जा रहे हैं। ये सारे सूखने के कारण दोनों हैं, एक फ्लडिंग रुक रही है, और दूसरे इसके साथ साथ हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी निकल के आ रही है। तो ये जो 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम, एक ऊपर से नीचे तक, दूसरा साइडवेज, और तीसरा जो अंदर जा रही है, ये तीनों जो है
ये तीन हम एक साथ में हम we have created obstructions, or in a way we are choking the rivers, and this choking of the rivers need to be addressed. So the rivers need to be able to breathe. The rivers should be able to breathe now, and rivers should be given that room, that space. So that is how the room for rivers. This is a very strong concept in the Netherlands, but this is something which is very appropriate even in our context here in India.